हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे आप सब बच्चों? आज के वीडियो में हम निस्तारक के अंतिम खाते का विवरण बनाना सीखेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने निस्तारक के खाते का अंतिम विवरण का प्रारूप विस्तार पूर्वक समझा था। आज हम एक सवाल लेंगे और इस सवाल के माध्यम से समझेंगे कि किस प्रकार से निस्तारक समापन के बाद अपना अंतिम खाता या अंतिम विवरण तैयार करता है। तो देखते हैं सवाल क्या है। सवाल है, गुडलक लिमिटेड का ऐच्छिक समापन 30/9/2019 में निम्नलिखित दायित्वों के साथ हुआ। तो एक कंपनी है गुडलक लिमिटेड, उसका समापन हो रहा है 30 सितंबर 2019 में और उसके दायित्व नीचे दिए गए हैं। रक्षित लेनदार 80,000 के, प्रतिभूतियों से प्राप्त 1 लाख। रक्षित लेनदार वे लेनदार होते हैं जिन पर व्यापार की कोई संपत्ति गिरवी या बंधक होती है और वह लेनदार उस संपत्ति को बेचकर अपने ऋण की राशि वसूल कर लेता है। तो यहाँ पर जो रक्षित लेनदार हैं वो 80,000 के हैं और उन पर एक प्रतिभूति गिरवी रखी गई थी जिससे बेचने पर 1 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं। कामगारों का बकाया 26 माह का है। तो हम जानते हैं कि जो वर्कमैन ड्यूज होते हैं वो 24 माह तक के जो हैं वो पूर्वाधिकार होता है उनको भुगतान का। तो यहाँ पर जो निस्तारक है जो समापन के व्यय हैं उसके बाद वर्कमैन ड्यू का ही भुगतान करेगा, लेकिन 24 महीने का। तो यहाँ 26 महीने का दिया है 1,30,000, तो 24 महीने का इस हिसाब से बनेगा 1,20,000 जिसका भुगतान हम करेंगे। और जो 2 महीने का है उसका भुगतान अनसिक्योर क्रेडिटर्स की तरह किया जाएगा। इसके बाद है कर्मचारियों का बकाया वेतन 15 माह का। तो जो कर्मचारियों का बकाया होता है वो 12 महीने तक का जो है वह प्रेफरेंशियल होता है, उसे पूर्वाधिकार प्राप्त होता है भुगतान में। तो यहाँ पर कामगारों के बकाया के बाद कर्मचारियों के बकाये का भुगतान किया जाएगा, लेकिन 12 माह का। तो यहाँ पर 15 महीने का दिया है 1,50,000, उसमें से 12 महीने का अर्थात 1,20,000 रुपये का पूर्वाधिकार भुगतान होगा जिसे हम पेड कर देंगे। इसके बाद अन्य ऋण एवं बाकियाँ हैं, ये किसी प्रकार से रक्षित नहीं है, न ही इनको कोई पूर्वाधिकार प्राप्त है। तो सभी दायित्वों के भुगतान करने के बाद इन दायित्वों का भुगतान किया जाएगा। ठीक है। इसके बाद है दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया लागत। तो इंसॉल्वेंसी रेजुलेशन प्रोसेस कास्ट जो है वह सबसे पहले पेड होती है, क्योंकि जो भी समापन व्यय हैं उनको सबसे पहले भुगतान किया जाता है। तो यहाँ पर समापन की लागत और निस्तारक की फीस, ये तीनों ही व्यय ऐसे हैं जिनका भुगतान पहले किया जाएगा। फिर विभिन्न संपत्तियों से रक्षित लेनदारों की प्रतिभूति सहित 4,75,000 रुपये वसूल हुए हैं। तो देखिएगा ऊपर भी लिखा था प्रतिभूतियों से प्राप्त 1 लाख रुपए, तो इसको सहित अर्थात इस 4,75,000 रुपये में ये ऊपर लिखे हुए 1 लाख रुपए भी शामिल है। ठीक है। तो सभी संपत्तियों के विक्रय से क्या प्राप्त हो रहे हैं हमको? 4,75,000। ठीक है। तो इनकी हम वसूली कर लेंगे और आपसे कहा जा रहा है कि निस्तारक के खाते का अंतिम विवरण बनाइए। तो हम जो है लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाएंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं। लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट प्रारूप बना लेंगे। 5 कॉलम खींचने होंगे हमको। ठीक है। रिसीट्स, एस्टिमेटेड वैल्यू जो संपत्तियां होंगी उनका एस्टिमेटेड वैल्यू लिखा जाएगा जो वसूली योग्य है, और जो एक्चुअल में वसूल होगा उसे हम वैल्यू रियलाइज्ड के नाम से लिख देंगे। और पेमेंट है और पेमेंट की अमाउंट हम अमाउंट वाले कॉलम में लिख देंगे। तो हम जानते हैं लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में सबसे पहले कैश इन हैंड लिखा जाता है। ठीक है। या कैश एट बैंक लिखा जाता है। तो सवाल में देख लेते हैं कैश इन हैंड और कैश एट बैंक कितना दिया गया है। तो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक नहीं है, तो यहाँ पर हम इनको नहीं लिखेंगे। इसके बाद लिखते हैं असेट्स रियलाइज्ड, जो संपत्तियां बेची गई हैं उनसे कितनी राशि वसूल हुई है। तो यहाँ पर देखिए आप विभिन्न संपत्तियों से 4,75,000 रुपये वसूल हुए हैं। तो ये असेट्स रियलाइज हम कहाँ लिख देंगे? रिसीप्ट में लिख देंगे असेट्स रियलाइज कितने? 4,75,000। ये वैल्यू रियलाइज्ड हो गई है। ठीक है। एस्टिमेटेड वैल्यू प्रश्न में नहीं दिया गया है तो हम नहीं लिख रहे हैं। ठीक है। इसके बाद हम लिखते थे जो सिक्योर क्रेडिटर्स हैं उनके भुगतान करने के बाद जो संपत्तियों से वसूली से जो सरप्लस बच जाता था उसको लिखा जाता था। लेकिन चूंकि इस प्रश्न में जो सिक्योर क्रेडिटर्स हैं उनको जो प्रतिभूतियां थी 1 लाख रुपए की
वो इसी 4,75,000 में शामिल कर ली गई हैं। ठीक है, तो हम यहाँ 4,75,000 लिख चुके हैं, इसीलिए सरप्लस को अब नहीं लिखा जाएगा। लेकिन ध्यान ये रखना होगा कि 1 लाख इसमें शामिल है जो कि सिक्योर क्रेडिटर्स के हैं, तो उनमें से जो पेमेंट है वो सिक्योर क्रेडिटर का पेमेंट यहाँ पर हम दिखाएंगे। अगर हम यहाँ सरप्लस लिखते तो सिक्योर क्रेडिटर्स का पेमेंट हम यहाँ पर पेमेंट साइड में नहीं दर्शाते। तो बच्चों, जितनी भी संपत्तियां थी उनसे जो कुल रकम प्राप्त हुई है उसका लेखा हम यहाँ पर कर चुके हैं। तो बच्चों, अब यहाँ पर हम भुगतान करेंगे। 4,75,000 रुपए हमारे पास कैश है, इससे हमको पेमेंट करना है। तो सबसे पहले हम वसूली व्यय जो हैं, समापन के जो व्यय हैं, उनका भुगतान करेंगे। तो यहाँ पर समापन के व्यय जो हैं वह 3 है: इंसॉल्वेंसी रेजुलेशन प्रोसेस कास्ट, लिक्विडेशन कास्ट और लिक्विडेटर फीस। तो इनका हम लेखा कर देंगे भुगतान साइड में। तो लिख देते हैं इंसॉल्वेंसी रेजुलेशन प्रोसेस कास्ट कितने का है, 5,000 का। फिर लिक्विडेशन कास्ट कितना है, यह है 10,000 का। और लिक्विडेटर फीस कितने की है, यह है 60,000 की। अब जब हमने लिक्विडेशन कास्ट का पेमेंट कर दिया है तो इसके बाद हम पेमेंट करेंगे किसका, जो वर्कमैन ड्यू है उनका। तो यहाँ पर वर्कमैन ड्यू कितने के थे, 1,30,000 के, लेकिन ये 26 महीने के हैं तो 24 महीने का हम यहाँ से ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे वर्कमैन ड्यूज। ठीक है, कितने महीने का, 24 महीने का। तो 1,30,000 26 महीने के, तो 24 महीने कितने होंगे, 1,20,000। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर आपको पता है कि इसके बाद होता है सिक्योर क्रेडिटर्स का पेमेंट होता है। ठीक है, सिक्योर क्रेडिटर्स का कितने के हैं, सिक्योर क्रेडिटर्स है 80,000 के। तो 80,000 का हम पेमेंट कर देंगे। सिक्योर क्रेडिटर्स कितने का, 80,000 का। बच्चों यहाँ ध्यान देना है कि हमारे पास कुल रकम 4,75,000 रुपए है। ठीक है, तो इससे ज्यादा का पेमेंट हो नहीं सकता है। तो यहाँ पर आप चेक करते रहिएगा कि इससे ज्यादा का पेमेंट तो नहीं हो रहा है। देखिएगा यहाँ पर अभी तक हम 2,75,000 का पेमेंट कर चुके हैं। ठीक है, कितने का पेमेंट कर चुके हैं, 2,75,000 का। अब हमारे पास मात्र 2 लाख रुपए और बचे हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रख के ही आगे की पेमेंट हमें करनी है। इसके बाद किसका पेमेंट करना है बच्चों हमको, इसके बाद पेमेंट करेंगे हम कर्मचारियों के बकाया का। ठीक है, ये 15 महीने का दिया है लेकिन 12 महीने का ही प्रेफरेंशियल होता है। तो पहले हम 12 महीने का चुकाएंगे, फिर 3 महीने का बाद में देखेंगे, अगर रकम बचती है तो उसका भी पेमेंट किया जाएगा। तो यहां हम लिख देते हैं अनपेड सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज, कितने महीने का, 12 महीने का। कितना आएगा, 1,50,000 15 महीने के हैं तो 12 महीने के 1,20,000। ठीक है, तो अभी हमारे पास 2 लाख रुपए थे तो 1,20,000 का पेमेंट पूरा हो सकता है। इसके बाद अब हमारे पास 80,000 और बच गए हैं। ठीक है, 80,000 से हमें किस किस का पेमेंट करना है, कौन कौन से पेमेंट बचे हैं, देखिएगा बच्चों। यहां पर बचा है अन्य ऋण एवं बाकिया बची हैं 1,10,000 की। फिर जो कामगारों का बकाया है 26 माह का, इसमें से 24 माह का तो चुका दिया हमने, लेकिन अभी 2 माह का 10,000 बचा हुआ है। और कर्मचारियों का बकाया यहां पर भी बचा हुआ है 3 महीने का, अर्थात 30,000 बचा हुआ है। ठीक है, लेकिन यहां पर कुल रकम कितनी हो जाती है, 10,000 यहाँ के, 30 ये और ये, 1,40,000 कुल रकम का हमको पेमेंट करना है। लेकिन क्या हमारे पास इतनी रकम है, देखिएगा अब हमारे पास मात्र बचे हैं 80,000 रुपए। 1,40,000 का पेमेंट करना है, रकम है 80,000 की। तो हम क्या कर देंगे, इनका आनुपातिक पेमेंट कर देंगे अनसिक्योर क्रेडिटर्स। ठीक है, तो इनका आनुपातिक पेमेंट कर दिया जाएगा, जो जिस अनुपात में रकम होगी उस अनुपात में हम पेमेंट कर देंगे। ठीक है, अदर डेट्स एंड ड्यूज कितने के पेमेंट कर देंगे हम, 80,000 के। 80,000 का पेमेंट करने के बाद अब हमारे पास कोई कैश नहीं बचा है। तो इसका अर्थ ये है कि इसके बाद जो हमारे कैपिटल वगैरह है उसके लिए कुछ भी पैसा नहीं बचा है, तो उनको पेमेंट नहीं होगा। तो यहीं पर जो लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बन जाता है, तो हम दोनों पक्षों का योग कर देते हैं, योग आ गया 4,75,000। तो इस प्रकार से बच्चों हमने लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाया है। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान आपको ये देना है कि जो भी रकम हमारे पास कैश में है उससे ही पेमेंट करना है। तो आपको बार बार ये चेक करते रहना है कि हमारे पास कैश कितना बच रहा है, हमारे पास कुल संपत्तियां कितने की हैं, उससे ही हम पेमेंट कर पाएंगे, उससे ज्यादा का पेमेंट नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों, अब यदि आपको इस सवाल में कोई प्रॉब्लम हो या इस टाइप के किसी सवाल में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं उस तरीके का वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।